हेलो सभी को, कैसे हो सभी के सभी। तो लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। उसी एंथुसियाज्म के साथ मैं इस लेक्चर को भी कंटिन्यू करूंगा। और अब तक हमने क्या क्या किया है कि अब तक हमने ये देखा कि मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हें बोले थे कि इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखो, रिकॉल करो, क्या क्या चीजें तुम इससे रिलेटेड सोच सकते हो, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, इन तीनों चीजों में सोचने की कोशिश करो और उसका आंसर फाइंड करो। एंड देन हमने ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस किया था कि ह्यूमन आई किस तरह से वर्क करता है, ह्यूमन आई का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है और इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। जो हम लोग देखते हैं, कलरफुल वर्ल्ड को देखते हैं, वो किस तरह से देखते हैं, वो हमने अब तक डिस्कस किया था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे आई एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन से रिलेटेड काफी सारी बीमारियां भी होंगी, उन बीमारियों को डिस्कस करेंगे, उन बीमारियों को ठीक किस तरह से करना है, टैकल किस तरह से करना है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग मतलब अभी आई, ह्यूमन आई का ये एक तरह से बोल सकते हैं सेकंड फेज में हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए फटाफट से चालू करते हैं। सब लोग नोट्स बनाना फटाफट से, ठीक है। जिस तरह से मैं फ्लो चार्ट में बताऊंगा, ठीक है, उसी तरह से तुम लोग बनाना। एनसीईआरटी, एशचांद, ओसवाल सबसे डिराइव्ड रहेगा। जो भी जहां पे जितना जरूरी होगा वो सब कुछ इंफॉर्मेशन एडेड, प्री एडेड है। तुम्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हें नोट्स दिया जाएगा उसे पढ़ो एंड देन एनसीईआरटी एक बार रीड मार लो, दैट इज इनफ फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। और 95% से ऊपर तुम्हारा मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलो स्ट्रेट डाइव करते हैं टॉपिक पे। सो फेज 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे जैसे मान लो कि अब तक हमने डिसाइड किया, मतलब डिस्कस किया कि ह्यूमन आई वर्क किस तरह से करता है, ह्यूमन आई बिहेवियर किस तरह से करता है। मेरा कैमरा चालू करने पर फिर से मैं देख लेता हूं ठीक है, चलो चालू है। तो देखो अब सोचो, यहाँ पे जिस तरह से मैंने बोला था कि वो सब सारे क्वेश्चंस को सोचने के लिए एक क्वेश्चन मैं फटाफट से देता हूं, उसके बारे में सोचो कि अगर मैं पूछूं दैट why do we have two eyes, why do we have two eyes for vision, why do we have two eyes for vision and not just one। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भगवान ने हमें दो आंखें क्यों दी। अगर सिंपल सा, अगर इसको हिंदी में अनुवाद करके आपसे पूछा जाए कि भाई एक आंख से भी तो देख सकते हैं, भगवान ने हमें दो आंखें क्यों दी, तो बोले सर ये क्या बच्चा वाला चीज है, दो कान क्यों दिया, एक क्या बोलते हैं नाक क्यों दिया, ये कोई क्वेश्चन हुआ? हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैच्योर बनो और इन सारी चीजों को बायोलॉजिकली समझो कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो उसी चीजों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो वन आई क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, ठीक है। उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर तुम भी समझ जाओगे कि आखिर टू आई क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी में। देखो जो वन आई होता है, ठीक है, एक आंख से अगर देखने की बात की जाए तो वन आई से हम लोग जो हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू जो होता है, हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो हमें मिलता है लगभग कितना, ये हमें मिलता है 150 डिग्री का ही बस, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल में अगर देखा जाए तो हमें 180 डिग्री का विजन मिलना चाहिए। वन आई से हम लोग केवल, अगर एक आंख ऐसे बंद करोगे तो तुम देखोगे 150 डिग्री तक ही देख पाओगे, ठीक है। टिल्ट जितना भी करो तो 150 डिग्री तक ही हॉरिजॉन्टल फील्ड विजन मिलेगा तुम्हें। जबकि अगर तुम उसी चीज को दो आंख से देखोगे विथ टू आईज, अगर तुम इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो तुम्हें मिलेगा पूरी 180 डिग्री, यानी कि पूरी तरीके से तुम क्या बोलते हैं 180 डिग्री को कवर कर पाओगे, 180 डिग्री देख पाओगे इस कोने से इस कोने तक। समझ में आया? अच्छा, और क्या कारण हो सकता है? चलो एक काम करो, शट योर वन आई, एक आंख को अपना बंद कर लो। क्या करना है? एक आंख को बंद कर लो। तो तुम जो दुनिया देखोगे ना, द वर्ल्ड विच यू विल बी ऑब्जर्विंग, विच विल बी सीइंग दैट फ्रॉम वन आई, एक आंख से अगर तुम इस चीज को देखोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे कि द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट। किस तरह से दिखेगा? फ्लैट, यानी कि टू डायमेंशनल। जो वर्ल्ड होगा तुम टू डायमेंशनल देखोगे, डेप्थ का जो एनालिसिस है ना वो तुम नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? वन आई से यही प्रॉब्लम है। बट विद टू आईज, उनके होने से क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल
वर्ल्ड टेक्स ऑन द थर्ड डायमेंशन, ऑन द थर्ड डायमेंशन किसका? ऑफ डेप्थ, डेप्थ का याद रखना, ठीक है, डेप्थ का एक थर्ड डायमेंशन ले लेता है, डेप्थ, ठीक है। सर अच्छा ये तो समझ में आ रहा है, कैसे, ये कैसे हुआ सर? बिकॉज आवर आईज आर सेपरेटेड, आवर आईज आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर्स। हम लोग का जो आंख है एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर्स दूरी पे है, ठीक है। ईच आई सीज a slightly different image, ठीक है, different image. Brain combines the two images into one, ठीक है, and using extra information tells us how close or far away things are. मोटा मोटी बात बताते हैं, देखो अब जैसे स्टार्टिंग में तो कैसे हम लोग सोच रहे थे कि हाँ सर ये तो फालतू का क्वेश्चन है, दो आंखें क्यों हैं या एक ही आंखें क्यों नहीं है, फालतू का क्वेश्चन है। लेकिन अब देखो यहाँ से तुमको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा कि नहीं, बायोलॉजिकली भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे सर? देखो एक आंख से देखोगे तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू कितना मिल रहा है? 150 डिग्री, जबकि विद द टू आईज हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू कितना मिल रहा है? 180 डिग्री। अगर तुम एक आंख को बंद कर दोगे और एक आंख से क्यों देखोगे तो तुम्हें जो क्या बोलते हैं दुनिया है वो फ्लैट दिखेगा, 2D दिखेगा, समझ आ रहा है? जबकि विद द टू आईज जो वर्ल्ड जो है वो एक 3D शेप ले लेता है, यानी कि हमको डेप्थ का वहां पे नॉलेज मिलने लगता है। किस चीज का? डेप्थ का भी हमको नॉलेज मिलने लगता है, मैंने डेप्थ का नॉलेज मिला था। वो कैसे सर? देखो आंख जो होता है ना फ्यू सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा देखो दूरी पे है, कुछ सेंटीमीटर दूरी पे है, तो ये दूरी पे होने से क्या होता है कि जिस चीज को मान लो एक समय पे जिस चीज को तुम देख रहे हो, ठीक है, तो ये भी आंख उसी चीज को देख रहा है, ये भी आंख उसी चीज को देख रहा है, लेकिन थोड़ा सा दूरी पे है, तो ये क्या होता है कि एक ही फोटो को दो डिफरेंट एंगल से देख रहा है, तो दो डिफरेंट इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं, और दो डिफरेंट इमेजेस को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुम्हें क्या डेप्थ का एनालिसिस होगा ना। तो बस वही है, वहां से हमें क्या होता है, ब्रेन जो होता है उन दो इमेजेस को कंबाइन कर देता है एक में, वहां से जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलता है उससे हम लोग को ये पता चलता है कि डेप्थ कितना है उसका, या फिर वो चीजें कितनी दूर है हमसे या फिर कितने पास है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टेल्स अस हाउ क्लोज और फार अवे थिंग्स आर। दिख रहा है? सो दैट्स द इंपॉर्टेंस, व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन, नॉट जस्ट वन। ठीक है, सिंपल सा था। चलो देखो अब इसके बाद एक बात बताते हैं आईज के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे लगता है कि ये चीज हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोग बेसिकली इसके बारे में अवेयर नहीं है। ठीक है, लोग बेसिकली इसके बारे में अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा रिस्की मानते हैं लोग, ठीक है ना। तो अगर मेरा ख्याल है कि अगर बच्चों को इनिशियली इन चीजों के बारे में पता हो तो आगे जो जनरेशन है वो इससे डरेगा नहीं। क्या? देखो जैसे तुम लोग सुना होगा कि आई डोनेशन होता है, सुना है? बाय डोनेटिंग आवर आईज आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। देखो सबको पता है कि हाँ क्या बोलते हैं, डोनेट किया जा सकता है, लेकिन कोई डोनेट करता नहीं है। आंख को डोनेट किया जा सकता है, हम लोग सबको पता है कि अगर हम लोग डोनेट करें अपने आंखों को, अगर लोग डोनेट करें अपने आंखों को मरने के बाद, तो एक
जो अंधा व्यक्ति है, अंधा पर्सन है, अंधा व्यक्ति जो है, उसके जीवन को हम लोग रोशनी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोग करता नहीं है जनरली, ठीक है। यहाँ इंडिया में खास करके लोग करते नहीं, इतना पॉपुलेशन है फिर भी लोग कोई करता नहीं, कोई इनिशियल स्टेप मतलब आगे नहीं रखता है, समझ में आया। क्योंकि वो लोग चाहिए कि हाँ पूरा कंप्लीट बॉडी चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग। यहाँ पे देखोगे ना कि यंग मतलब जो ओल्ड प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर जो कि इस फील्ड में हैं, वो लोग अपना भले बॉडी दे देते हैं, लेकिन ऐसे जनरली फिर क्या करना पड़ता है, डेड बॉडीज जो लावारिस डेड बॉडीज हैं उनमें से फिर निकाल के फिर क्या बोलते हैं ट्रांसप्लांट वगैरह किया जाता है, या फिर वही स्मगलिंग वगैरह से जो होता है वो फिर ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। इंडिया का यही हाल है। थोड़ा बहुत फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। देखो 35 मिलियन, कितना 35 मिलियन पीपल आर ब्लाइंड, कितना 35 मिलियन पीपल आर ब्लाइंड विच कैन बी क्योर्ड। 35 मिलियन पीपल जो है वो लोग अंधे हैं और उनको ठीक किया जा सकता है, जिसमें 4.5 मिलियन, कितना 4.5 मिलियन पीपल विथ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, ठीक है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ये लोग सफर कर रहा है एंड दे कैन बी क्योर्ड एज वेल, कैन बी क्योर्ड एज वेल, ठीक है। जिसमें तुमको जान के हैरानी होगा कि 60% जो है, 60% इसमें आर चिल्ड्रन, कि कौन है, चिल्ड्रन विच आर अंडर 12 एज 12 साल से कम बच्चे 60% है इन 4.5 मिलियन पीपल पॉपुलेशन में जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है और जिसको ठीक किया जा सकता है। एक क्या सिंपल सा ट्रांसप्लांटेशन से। हमारे आई जो है अगर उसको डोनेट किया जाए तो कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे कई लोगों का जीवन संवारा जा सकता है, ठीक है। अच्छा तो सर हम दे सकते हैं, मतलब अगर हम मान लीजिए हम क्या बोलते हैं मरते हैं तो हमारे मृत्यु के पश्चात हम डोनेट कर सकते हैं। बोले कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर, कुछ तो क्राइटेरिया होगा, हर कोई थोड़ी कर सकता है। बोले कि हाँ बिल्कुल सही है, कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन लोग कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, हु कैन बी द डोनर। हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, आई एम सॉरी, ओके सबसे पहले क्या जानेंगे, हु कैन बी डोनर, हु कैन बी डोनर्स। डोनर्स कौन कौन हो सकते हैं, सबसे पहले कौन होंगे देखो सबसे पहले कौन होंगे, इसको ब्लैक ही से लिखते हैं। देखो एनी एज, कोई भी एज का व्यक्ति हो और जेंडर, कोई भी जेंडर का हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कुछ भी, वो लोग डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि फीमेल नहीं कर सकती है या ट्रांसजेंडर नहीं कर सकते हैं तो ये सब बेतुकी बातें हैं, सभी लोग आई डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। दोज हु वेयर, जो कि चश्मा भी पहनते हैं। जैसे बहुत लोग सोचते होंगे कि अरे सर हम तो चश्मा पहनते हैं, मेरा तो आंख पहले ही खराब है, हम कैसे डोनेट कर सकते हैं। नहीं, तुम कर सकते हो, ठीक है। जो भी स्पेक्टिकल भी पहनते हैं वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा ऑपरेटेड टू कैटरैक्ट, अगर तुम्हारा कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी हुआ है तब भी तुम कर सकते हो। मोतियाबिंद का अगर ऑपरेशन हुआ है तब भी यू आर एलिजिबल टू क्या बोलते हैं डोनेट योर आईज। और क्या, अगर तुम डायबिटिक हो, ठीक है, अगर तुमको डायबिटीज है या अगर तुमको हाइपरटेंशन है, क्या है हाइपरटेंशन भी है, तब भी तुम कर सकते हो। और सर और कुछ बीमारियों का नाम लिख देते हैं, जैसे अस्थमा पेशेंट जो है, अस्थमा पेशेंट वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, जिनमें कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है वो लोग भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या बोले, किसी भी उम्र का, क्या हम बोल रहे हैं, किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी जेंडर का व्यक्ति जो चश्मा पहनता है वो भी, अगर उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है तो वो भी, अगर उसको डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है या फिर अस्थमा है या फिर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज अगर उसके पास नहीं है तो वो व्यक्ति
डोनर हो सकता है। सर ये तो हुआ डोनर का, अब ये बता दीजिए कि कौन डोनेट नहीं कर सकता। बोले बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। उसके पहले कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा देते हैं, उसके पहले हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं। क्या देखो, जो आंख होता है ना उसको रिमूव्ड विद इन 4 से 6 आवर्स, ठीक है, 4 से 6 घंटा के अंतराल में, ठीक है, मतलब डेथ के अंतराल में क्या बोलते हैं, रिमूव कर देना होता है। ठीक है, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल को कांटेक्ट करो, ठीक है, और वो फिर आके रिमूव कर देंगे, ज्यादा नहीं। देखो कांटेक्ट हॉस्पिटल्स, अगला लाइन में लिख भी दे रहे हैं, कांटेक्ट हॉस्पिटल टेक्स, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट, कितना, 10 से 15 मिनट लगता है आंख को निकालने में, ऑफ रिमूवल, ठीक है, 10 से 15 मिनट लगता है आंख को निकालने में, ठीक है। अब बोले सर अच्छा ठीक है, ये तो बता दिए, अब ये भी बता दीजिए कि कौन डोनेट नहीं कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इस चीज को। ओके, सो क्या, हु कांट डोनेट, कौन डोनेट नहीं कर सकता है, हु कैन नॉट बी डोनर, ठीक है, कौन नहीं कर सकता है भाई। देखो सबसे पहली बात कि अगर वो व्यक्ति इन्फेक्टेड है और डाई किया है, मतलब अगर इन्फेक्टेड है और डाई मतलब मरा है, किसके वजह से, एड्स की वजह से, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की वजह से अगर वो मरा है तो, या फिर हेपेटाइटिस बी और सी, ये सब बीमारी का नाम है, याद रखना, हेपेटाइटिस बी और सी, ये नहीं कर सकते हैं। या अगर मान लो उसको रेबीज है, ठीक है, या फिर एक्यूट ल्यूकेमिया है, एक्यूट ल्यूकेमिया, या फिर उसको टेटनस का है बीमारी, या फिर उसको अगर कॉलेरा हो गया है, ठीक है, कॉलेरा से अगर वो ग्रसित है, या फिर मेनिंगिटिस और इंसेप्थेलिटिस, ठीक है। अगर देखो कौन डोनेट नहीं कर सकता है भाई, देखो कौन कौन नहीं डोनेट कर सकता है, जैसे कि सबसे पहला, अगर वो इन्फेक्टेड है या मरा है एड्स की वजह से, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से, रेबीज की वजह से, एक्यूट ल्यूकेमिया की वजह से, टेटनस की वजह से, कोलेरा की वजह से, या फिर मेनिंगिटिस की वजह से, या फिर इंसेप्थेलिटिस की वजह से, तो फिर वो व्यक्ति डोनर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लो फिर भी अगर वो डोनेट करता है, अगर मान लो वो फिर भी डोनेट करता है, तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, दोज डोनेटेड आईज, ठीक है, फाउंड अनसुटेबल, जो किसी को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो एक मिनट, ये डुंडी को यहां से खींच देते हैं, ठीक है ना। तो उनका क्या किया जाता है, उनका बेसिकली ये किया जाता है कि या तो उसको दे आर यूज्ड फॉर रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। उन सभी आईज का क्या किया जाता है कि बेसिकली उनको या तो रिसर्च के लिए यूज किया जाता है या फिर मेडिकल एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा इसमें हमको लाइन मिला कि वन पेयर ऑफ आईज गिव्स विजन टू अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। समझ में आ रहा है, एक पेयर ऑफ आई, अगर एक इंसान अपना आंख डोनेट करता है दोनों, तो वो 4 लोगों का, 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल लोगों का वो जीवन संवार सकता है। समझ में आ रहा है,
सो हम लोगों ने बात किया क्या कि हम लोग को आई डोनेट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात मूल जो है यहाँ पे जो भावना है वो ये है कि हमें आई डोनेट करना चाहिए हमारे डेथ के बाद। ठीक है, ऐसे भी चलाना है, किसी के काम आ जाए, है कि नहीं। देखो कुछ नहीं होता है, बस तुम्हें रजिस्टर करवाना होता है एंड देन कुछ तुम्हारा कंसेंट फॉर्म वगैरह लेगा, तुमसे सिग्नेचर वगैरह लेगा, और जब तुम्हारा डेथ होगा तो क्या बोलते हैं, अगर घर वाले इन्फॉर्म कर देते हैं तो वो आकर ले जाएंगे। ठीक है, वही 10-15 मिनट यहाँ देखो लिखा हुआ है, 10-15 मिनट लगता है, 4 से 6 घंटा के अंदर कॉन्टैक्ट लेकिन कर देना होता है हॉस्पिटल को। वो लोग थोड़ी भगवान जी यमराज आकर नहीं ना बोलेंगे कि हाँ हल्ला मर गया है चले जाइए आंख निकाल लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा। तो वही है, देख लो हु कैन बी डोनर्स, उसके बारे में बात की है, कौन डोनेट नहीं कर सकता उनके बारे में बात की है। बेसिकली ऐसा समझ लो कि जो मतलब कम्युनिकेबल डिजीज से अगर ग्रसित है या उससे मरे हैं तो वो लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कॉमन अगर नाउन का उपयोग किया जाए तो। और अगर जो आंख सुटेबल नहीं है उसको लोग रिसर्च या फिर मेडिकल एजुकेशन के लिए यूज करते हैं। और अगर तुम आई डोनेट करते हो तो 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल को तुम लोग सर्व कर सकते हो, उनका लाइफ को बेटर बना सकते हो। और इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो आई है, आई में जैसे अपना आई है तो उसमें कई सारी बीमारियां भी होंगी, आईज वाली, ये सब बीमारियां नहीं, आईज की कई सारी बीमारियां होंगी, उनको किस तरह से ठीक किया जाता है वो सब थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलो फटाफट इसे इरेज कर लेते हैं। देखो जनरली 3 तरह के बीमारियों को हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तुम लोगों ने सुना भी होगा इनके बारे में शायद। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। किसके बारे में? मायोपिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो हम लोग इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉरी बी वाई होगा ना, प्रेसबायोपिया। ठीक है, सो हम लोग इन 3 तरह के बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे? मायोपिया से। किस चीज से? मायोपिया। सो स्टार्टिंग विथ मायोपिया। चलो देखते हैं इसको भी। देखो मायोपिया क्या कहता है, मायोपिया क्या कहता है, इसको थोड़ा सा पहले डायग्राम से हम समझते हैं। डायग्राम बना लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये देखो डायग्राम बन गया है। अब क्या करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और वहां से थोड़ा सा तुम लोग डायग्राम से डिराइव कर करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो मायोपिया है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। ठीक है, बोले कि ये क्या होता है सर? ठीक है, हिंदी में याद रखो, मतलब नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। मतलब नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का दिखेगा, ठीक है, दूर का नहीं दिखेगा। हिंदी में इसको ऐसे बोल सकते हो, दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दूर दृष्टि, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, शायद कुछ इसी तरह से लिखाता होगा। सो दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, यानी कि दूर का तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है, नजदीक का दिखेगा। तो दूर का हमको नजर को ठीक करना होता है बेसिकली। ठीक है, किस तरह से किया जाएगा? यहां पे पहली बात लिख देते हैं, कैन नॉट सी डिस्टेंट, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली या डिस्टिंक्टली। ठीक है, क्लियरली या डिस्टिंक्टली। may see up to distance of few meters। जैसे एक नॉर्मल आई होता है तो हम क्या बताते हैं कि बहुत दूर तक हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जब ये परेशानी आने लगता है तो देखोगे कि लोग जो है कुछ ही मीटर्स तक देख पाता है। ठीक है, कुछ ही मीटर्स की दूरी पे देख पाता है, फिर ब्लर हो जाता है, आगे का नहीं दिखता। जैसे मुझे है ये बीमारी, मुझे इस बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, मुझे ज्यादा दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, सो आजकल ये कॉमन है, मतलब बहुत लोगों में प्रॉब्लम ये कॉमन हो गया आजकल। तो स्पेक्टिकल्स देख रहे हो, इसलिए तुम लोग को भी एक सलाह दे रहे हैं कि अगर कभी भी प्रॉब्लम आए इनिशियल फेज में, जैसे होता है कि हाँ हमको पानी आ रहा है आंख से या फिर और भी सारा प्रॉब्लम चालू हो रहा है, तो क्या होगा ना, डॉक्टर्स तुम्हें रिकमेंड कर देंगे वो क्या चश्मा लगाना, कि हाँ भाई 0 ही पावर का लगाओ ना तुम,
तो तुम्हें लगेगा कि अरे जीरो पावर गया, कुछ होने से रहा। वो जीरो पावर कब तुम्हारा -1, -1.5, -2, -2.5 ऐसे पहुंच जाएगा, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। इसलिए एकदम याद रखना कि जितना हो सके मेडिकेशन की मदद से या फिर अलग अलग चीजों को मतलब हैबिट में लाके उन सब चीजों से अपने आई के प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करना, अपने आप को सुधार लेना। लेकिन क्या बोलते हैं, ये स्पेक्टिकल्स वाला आदत मत लगाना, वरना कब ये आदत बन जाएगा तुम्हारा और कब ये आदत से जरूरत बन जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, जो इसका मेन प्रॉब्लम है ना वो क्या है, ये प्रॉब्लम आखिर अराइज क्यों होता है, आखिर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता ही क्यों है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखो बेसिकली होता है क्या है ना कि जो इमेज, देखो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई सोर्स से लाइट आया और ऑब्जेक्ट से टकराया और फिर मेरे आंखों तक गया, तो आंख में क्या होगा, ये कॉर्निया वगैरह से पास होते हुए रेटिना तक जाएगा वो रोशनी, और वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। हम लोग को ये चीज पता है कि रेटिना पे एक्चुअली हमको इमेज बनना चाहिए। ठीक है, तो इन तरीके के प्रॉब्लम्स, मतलब इन तरीके के क्या बोलते हैं डिजीज में क्या होता है कि इमेज जो होता है दैट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के फ्रंट में बन जाता है एंड नॉट एट रेटिना, रेटिना पे ना बनकर, ये देखो यहाँ पे रेटिना है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे रेटिना है, ये रेटिना है जहां पे इसका इमेज का फॉर्मेशन होना था, आई का फॉर्मेशन होना था। लेकिन यहाँ पे देखो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, रेटिना से पहले ही हो जा रहा है। इस केस में समझ में आ रहा है, रेटिना से पहले ही हो जा रहा है। यहाँ से देख रहे हो कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रहा है लाइट, लेकिन वो क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन पहले ही हो जा रहा है। तो ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, और इसका मूल जो कारण होता है, अगर इसके मूल कारण के बारे में बात की जाए, अगर हम लोग बात करें कि बायोलॉजिकल कारण क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल इशू क्या हो सकता है हमारे बॉडी में, वो है तुम्हारा पहली बात एक्सेसिव कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर कैसे कब होगा, जब ये ज्यादा से ज्यादा इलोंगेट कर गया होगा। ठीक है, इलोंगेट कर गया होगा यानी कि इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। आईबॉल जब बड़ा हो जाता है ना हमारा, जब आईबॉल का साइज जो होता है बड़ा हो जाता है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाता है। ठीक है, स्ट्रेच करने की वजह से क्या होता है, हमारा फोकस जो होता है वो पहले ही हो जाता है, क्योंकि क्या होगा बेसिकली अपर्चर क्या हो जाएगा, सॉरी कर्वेचर क्या हो जाएगा, कर्वेचर हम लोग का ज्यादा हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा कर्वेचर। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फोकस यहां होना था वो फोकस पहले ही हो जाएगा। समझ आ रहा है, फोकस पहले हो जाएगा तो हमें ठीक से दिखेगा नहीं। ठीक है, अच्छा तो सर इसको ठीक कैसे किया जाए, इसका करेक्शन का एक ही तरीका है, इसको करेक्ट करने का, वो है चश्मा पहन कर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए कि जो भी मायोपिया से ग्रसित होता है उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉनकेव लेंस, ठीक है, एक कॉनकेव लेंस लाकर वहां पे रख दिया जाता है। ठीक है, एक कॉनकेव लेंस अगर यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो क्या होगा, इस कॉनकेव लेंस की मदद से क्या हो जाएगा, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो आ रहा है पैरेलल रेस जो आ रहा है वो क्या करेगा, ये थोड़ा डाइवर्ज कर देगा। ये क्या करेगा, ऐसा डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज करेगा तो अपर्चर ज्यादा था तो डाइवर्ज करेगा। अब उसके बाद जो यहाँ से कन्वर्ज्ड होके जो अति होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे रेटिना पे होगा। ये इस चीज पे डिपेंड करेगा, इसका पावर, इसका डाइवर्जिंग पावर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि तेरा ये जो क्या होता है लेंस है वो कितना ज्यादा इलोंगेट कर गया। वो उसी तरह से कर्वेचर वगैरह सब मेजर किया जाता है। ठीक है, कर्वेचर वगैरह सब मेजर किया जाता है। इसके लिए हम लोग अति भी करेंगे, अभी जस्ट न्यूमेरिकल भी एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा आइडिया मिलेगा। तो मायोपिया में हम लोग क्या क्या चीज बात की है, देखो बेसिकली ज्यादा कुछ धुरंधर वाली बात नहीं की है हम लोग, सिंपल सा लॉजिक वाला बात की है। जैसे कि सबसे पहली बात हम लोग क्या बोले कि जो मायोपिया है उसको बोलते हैं हम लोग नियर साइटेडनेस। इसका मतलब
दूर दृष्टि दोष, दूर का नहीं दिखेगा, नजदीक का आराम से दिखेगा। मतलब दूर का ऐसा नहीं कि दूर का कुछ नहीं दिखेगा, फ्यू मीटर्स तक दिखेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली डिस्टिंक्टली, मे सी अप टू डिस्टेंट अप टू मतलब फ्यू मीटर्स, कुछ दूरी तक देख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो पैरेलल रेज जो दूरी से आ रही हैं वो इमेज का फॉर्मेशन क्या करती है, रेटिना पर ना करके रेटिना से पहले ही कर देती है, ठीक है, क्योंकि हमारा आईबॉल का जो साइज है वो इलोंगेट कर गया होता है, ठीक है। और आईबॉल का अगर साइज इलोंगेट करेगा तो जो आई लेंस है, ये जो आई लेंस है इसका कर्वेचर क्या होगा, बढ़ेगा। आई लेंस का कर्वेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होता है कि फोकस जो होता है, ये जो फोकस करता है वो पहले ही कर देता है, रेटिना पे नहीं करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं हम लोग को अच्छा से दिखता नहीं है। तो उसका करेक्शन किस तरह से किया जाए, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं, यानी कि कॉन्केव लेंस एक लगा देते हैं जो कि डाइवर्ज कर देता है, और ये हमारा समस्या का समाधान कर देता है कि जो ये फोकस जो है वो डायरेक्टली रेटिना पे करता है, ठीक है। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। और भी ट्रीटमेंट है, जैसे लेसिक सर्जरी है, मतलब सर्जरी से भी होता है, लेसिक सर्जरी है, और क्या बोलते हैं स्माइल सर्जरी, बहुत सारे ऐसे सर्जरी आ गए, लेजर ट्रीटमेंट्स है जिनसे परमानेंटली भी ठीक किया जाता है, ठीक है। थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, बट अगर लेंसेज की बात की जाए तो हाँ कुछ इस तरीके से ही ठीक होता है। चलो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग फटाफट। देखो एक बड़ा सा सिंपल सा एकदम क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान से बात थोड़ा अच्छे से पढ़ो इसको। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, सबसे पहले बात कौन सा पर्सन है, वो एक मायोपिक पर्सन है, ठीक है। इसका मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा होगा, तो फार पॉइंट उसका कितना है 80 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब वो मैक्सिमम कहां तक देख पा रहा है, 80 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, ठीक है। यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका वो मैक्सिमम कहां तक होगा, कितना, 80 सेंटीमीटर तक। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ द आई व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस, क्या पूछा है, नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। अच्छा सबसे पहले मुझको तो ये बताओ, मायोपिक पर्सन है तो उसके करेक्शन के लिए किस तरह का लेंस हम लोग उपयोग करेंगे, हम लोग किस तरह का उपयोग करेंगे, बिल्कुल कॉन्केव लेंस। किस तरह का, तो सबसे पहले हमको पता है कि हमको क्या यूज करना है, हमको कॉन्केव लेंस का उपयोग करना है। अच्छा इतना तो हमको पता चल गया। अच्छा अब किस तरह से बाकी कैलकुलेट करें, तो हमें पता है क्या, हमको गिवन क्या है, क्या क्वेश्चन में देखो हमको ये पता है कि पहली बात की दूरदृष्टि दोष है, यानी कि जो यू होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो कितने पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो कितने पे रखा होगा, इंफिनिटी पे बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम बताए थे ना, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। फार पॉइंट कितना होता है एक इंसान के लिए, इंफिनिटी, और नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम लोग फार पॉइंट का बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग यू कंसिडर कर सकते हैं, यू मेरा कितना दिया हुआ है, इंफिनिटी, हम मान के चलते हैं, ये हमको पता हुआ है, ठीक है। उसी तरह से देखो क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, जो इमेज डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, यानी कि भी का वैल्यू दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, कितना 80 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ देखो यहाँ पे हमको निकालना होगा, ठीक है, इससे फोकल लेंथ हमको निकालना होगा, कैसे निकलेगा, तो इसके जस्ट पीछे वाले चैप्टर में हम लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले बात देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन हम लोग लगाएंगे। साइन कन्वेंशन क्या था भाई, कि इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, और इधर u है मान लो और इधर v है, सॉरी एक मतलब साइन कन्वेंशन क्या था, ये था, एक मिनट क्या मैं चोट, तो साइन कन्वेंशन क्या था, हम लोगों को क्या पता है कि लेट से कि ये एक मान लो कोऑर्डिनेट इस तरह से डिजाइन कर लिए हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे लेंस रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मेरा इधर से लाइट आ रहा है और इधर जाके ऐसा डाइवर्ज हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो हमको क्या पता है कि इसके फोकस जो होगा, इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, इधर बनेगा माइनस, इधर होगा प्लस, हमको ये पता है। तो लेट से कि अगर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग वहां पे रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना, एक मिनट। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जिस तरह से मान लो कि इधर से मान लो कि लाइट रेस गया, इधर से लाइट रेस गया, इधर जाके डाइवर्ज किया, तो ये मतलब क्या बोलते हैं, इधर ही आके मिलेगा इसका फोकस, इमेज का फॉर्मेशन इधर ही होगा, ठीक है। तो उस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, मतलब साइन कन्वेंशन में यही होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं और बेसिकली बीच में लेंस रख देते हैं, लेफ्ट साइड को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, राइट साइड को सारा पॉजिटिव मान लेते हैं, और जिस तरह से क्या बोलते हैं कोई भी लेंस बिहेव करता है उसके पैटर्न को हम लोग ड्रॉ करते हैं,
और जैसे कि देख सकते हो कि इनिशियली u जो होगा u निगेटिव होगा, ठीक है। v जो यहाँ बनेगा इसी साइड में बनेगा तो v भी निगेटिव होगा, और यहाँ पे फोकस हो रहा है तो फोकस भी यहाँ पे निगेटिव होगा तुम्हारा, समझ आ रहा। ठीक उसी प्रकार से ये सब चीज तो तुम लोगों को पता होगा। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर इसी चीज को यहाँ पे बनाते हैं तो हम लोग लेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? लेंस का फॉर्मूला क्या था, फटाफट रिकॉल करो। हम लोग जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमें फोकल लेंथ निकालना है 1/v। v कितना दिया है 80, लेकिन यहाँ पे लोग निगेटिव मिलेगा ना साइन कन्वेंशन से, तो -80 माइनस u कितना था इन्फिनिटी। अच्छा 1/∞ कितना होता है जल्दी बताओ, 1/∞ कितना होता है जल्दी बताओ, कितना? 0, पता है ना 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे फोकस का वैल्यू फोकल लेंथ का डायरेक्टली वैल्यू आ गया मेरा 80 सेंटीमीटर, या फिर इसी को बोल सकते हैं कितना 0.8 मीटर बोल सकते हैं। तो फोकस कितना निकल गया 0.8 मीटर। अच्छा सर आप मीटर में क्या इसको कन्वर्ट कर दिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग पावर निकालेंगे, पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है 1/f, वेयर f क्या में रखते हैं हम लोग? मीटर में रखते हैं। f हम लोग क्या में रखते हैं? मीटर में रखते हैं। तो अगर तुम मीटर में रखोगे तो क्या होगा? पहली बात ये निगेटिव में आएगा ना, सॉरी ये निगेटिव में आएगा, हम निगेटिव साइन लगाना भूल गए। तो ये हो जाएगा -0.8 मीटर, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये आएगा 40, हाँ -1.25। तो पावर कितना निकल गया? -1.25 डायोप्टर। अच्छा पावर से ही हम लोग बहुत कुछ यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि पहली बात किसी का पावर माइनस में होता है तो हमें ये पता है कि वो मायोपिक होगा आई, ठीक है। और दूसरी बात कि जो क्या बोलते हैं मायोपिक आई है तो उसका क्या बोलते हैं अगर हम लोग पावर है तो माइनस किसका होता है? हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि ये क्या बोलते हैं कॉन्केव लेंस के केस में ही होता है पावर माइनस में, ठीक है। जैसे हम लोग कॉन्वेक्स के लिए पढ़ेंगे तो जैसे मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस से जो हम लोग ठीक करते हैं उसका पावर हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। याद रखना ये चीज, अभी ही बता दे रहे हैं, ठीक है। ये बाद में थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोलते हैं ये पूछा था हमें कि नेचर पूछा था किस तरह का लेंस हम लोग यूज करेंगे, तो सबसे पहले कॉन्केव लेंस यूज करेंगे। पावर कितना होना चाहिए? तो ये देखो पावर है, बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला था, हम लोग पुट करके आंसर निकाल लिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्या बोलते हैं डिजीज। एकदम डायग्राम से आसान भाषा में समझने की हम लोग एकदम कोशिश करेंगे इस चीज को। मायोपिक के ही जैसा है, बस जस्ट उल्टा है एक तरह से मान के चलो, ठीक है। वापस डायग्राम बना हुआ है, ऑब्जेक्ट देख लो, इमेज देख लो, ऑब्जेक्ट देख लो, इमेज देख लो। अगर हाइपरमेट्रिक आया तो किस तरह से होगा, उसका करेक्शन किस तरह से हम लोग करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा और मतलब अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जिस तरह से उसको हम लोग बोलते थे नियर साइटेडनेस, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको? फार साइटेडनेस। मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है, चलो। तो फार साइटेडनेस इसको बोलते हैं। फार साइटेडनेस मतलब इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको बोल सकते हैं जिस तरह से उसको दूरदृष्टि दोष बोल रहे थे, इसको हम लोग बोलेंगे नजदीकी दृष्टि दोष, या फिर नजदीक दृष्टि दोष डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। दृष्टि दोष, ठीक है। नजदीक का प्रॉब्लम होगा इसमें। क्या होगा? उसमें दूर नहीं दिखता था, इसमें नजदीक नहीं दिखेगा। अच्छा यहां पे लिख भी देते हैं कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, ओके। मतलब नजदीकी चीजों को तुम नहीं देख पाओगे, ठीक है। जनरली जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, उन लोग को ज्यादा ये मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है कि वो लोग नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। एंड सच पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग 25 सेंटीमीटर तक मतलब देखो ज्यादा नजदीक भी करके हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मैक्सिमम देखो 25 सेंटीमीटर तक अगर रखेंगे तो 25 सेंटीमीटर तक हम लोग अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। हम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं रेडी मटेरियल चीजों को।
लेकिन जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो 25 सेंटीमीटर मतलब क्या बोलते हैं नजदीक रखेंगे तब भी उनको नहीं दिखेगा। उन लोग को ऐसे देखो, जो दादा लोग होते हैं वो लोग ऐसे थोड़ा दूर करके ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, तब उन लोग को दिखता है, तब थोड़ा क्लियर होता है, उन लोग को नजदीक का नहीं दिखता है, ठीक है। तो यही है इनके प्रॉब्लम्स। क्या है भाई, क्या है जड़ मूल प्रॉब्लम क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रहा है। देखो देखो अल्टीमेटली क्या है, बेसिकली जो लाइट रेज आ रहा है उसको रेटिना तक पहुंचाना है। रेटिना, एट द रेटिना, रेटिना पे पहुंच गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया। मैं देखो रेटिना पे नहीं बन रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो लाइट आ रहा है, लाइट रेज आर फोकस्ड, light ray are focused at a point behind retina, behind retina। देखो रेटिना के पीछे में फोकस होता है। फिगर नंबर 1 में देखो कहाँ हो रहा है फोकस, उधर रेटिना के जस्ट पीछे, ठीक है। तो कहाँ से पता चलेगा किस तरह का सामने में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बायोलॉजिकल इश्यूज के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजिकल इशू क्या हो सकता है। देखो बायोलॉजिकल इशू में सबसे पहला हो सकता है कि फोकल लेंथ जो है ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, ठीक है। जो फोकल लेंथ हो सकता है लेंस का वो ज्यादा हो गया हो, ये हो सकता है। और इसका मूल कारण क्या है कि आईबॉल जो है, आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल। इसलिए देखो कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना उन लोग का आंख थोड़ा छोटा हो जाता है, देखे वो, ठीक है। ये बायोलॉजिकल इशू हो सकता है। अच्छा प्रॉब्लम बता दी, इसका करेक्शन क्या है भाई, इसको करेक्ट भी तो करना है अपने को। तो इसके करेक्शन के लिए देखो कौन सा हम लोग लेंस यूज किए हैं। इसके करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज किए हैं, फटाफट बोलो। वी हैव यूजिंग कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सुटेबल पावर का अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करें तो हम लोग बेसिकली इस चीज को टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ सीन होता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग अब तक क्या पढ़े, हम लोग देखो क्या क्या चीज पढ़े। सिंपल सा हम लोग ने ये बताया कि भाई हाइपरमेट्रोपिया एक तरह का बीमारी है जो इसको हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, मतलब दूर का दिखेगा नजदीक का नहीं दिखेगा। यहाँ पे लिखे हैं कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, सच पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। जो हम लोग का नियर पॉइंट होता है, हम बताते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट जो होता है उसके हम लोग को बियॉन्ड रखना पड़ता है अपने रीडिंग मटेरियल्स को, 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है, तब जाके हमको क्लियरली दिखेगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लाइट रेज होता है जो रेटिना पे फोकस कराना होता है वो रेटिना पे ना होकर रेटिना के जस्ट पीछे में जाके फोकस होता है, ठीक है, बियॉन्ड द रेटिना फोकस होता है। और मायोपिया में क्या होता था कि रेटिना के जस्ट आगे फोकस हो जाता था, ठीक है। तो अब हमको क्या बोलते हैं, अब बेसिकली क्या हो रहा है, अगर ये नहीं कन्वर्ज कर पा रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, नहीं कन्वर्ज कर पा रहा है, तो नहीं कन्वर्ज कर पा रहा है तो क्या होगा, थोड़ा दूर पे वो क्या बोलते हैं उसका फोकस हो रहा है। अगर ये ज्यादा कन्वर्ज कर पाता तो यहाँ पे कन्वर्ज होता, और ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा तो यहाँ तक होगा, तो फिर मायोपिक हो जाएगा। यानी कि एक डेफिनेट साइज चाहिए जो कि हमको यहाँ पे हमको क्या बोलते हैं, अगर हमको फिक्स्ड, अगर हमको पता चल जाए कि ये इसको और कितना पावर चाहिए, तो अगर एड ऑन हो जाएगा इसका पावर और इसका पावर, तो फिर क्या करेगा रेटिना यहाँ पे जो है, जहाँ रेटिना है वहां पे जाकर फोकस करा देगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसके करेक्शन के लिए, बेसिकली एक उसी तरह का लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका पावर और इसका पावर एड ऑन हो जाता है, एड ऑन होने के बाद इन लोग कन्वर्ज करा देता है जहां पे कन्वर्ज होना होता है और फोकस करा देता है रेटिना पे, तो इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। हम लोग क्या यहाँ पे बोले कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हो सकता है कि छोटा हो, ठीक है, फोकल लेंथ जो हो लेंस का वो छोटा हो, एंड आई बॉल जो हो सकता है वो छोटा हो गया हो, बेसिकली ये सॉरी फोकल लेंथ ज्यादा बढ़ गया हो, सॉरी माय मिस्टेक। फोकल लेंथ देखो यहाँ पे बढ़ गया ना, वही तो बोले छोटा कैसे होगा, उसमें छोटा था ना। तो यहाँ पे देखो फोकल लेंथ जो है, यहाँ पे फोकस हो रहा है एक्चुअली में, फोकस पॉइंट ये हुआ ना, तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया है। क्या कारण हो सकता है कि आईबॉल जो हो सकता है वो सिकुड़ गया, मतलब छोटा हो गया हो, ये हो सकता है। करेक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रहा हाइपरमेट्रोपिया। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट से।
ओके सर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपोमेट्रिक आई, हाइपोमेट्रिक आई। सो सबसे पहली बात, हाइपोमेट्रिक आई है तो किस तरह का लेंस हम लोग यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई शंका नहीं है। यानी कि हम लोग सबसे पहली बात हम लोग लिख रहे हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस यूज होने वाला है। हाइपरमेट्रिक आई आएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कॉन्वेक्स लेंस यूज होने वाला है। तो और इसका क्या बोला, नियर पॉइंट कितना है? 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। देखो नेचर तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं। पावर ऑफ द लेंस हम लोग किस तरह से यूज करेंगे भाई? लेंस फार्मूला यूज करेंगे, वहां से फोकल निकालेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली पावर निकालेंगे, P is equal to 1/f से। तो पहले बात गिवन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को गिवन है। पहली बात हाइपरमेट्रिक आई है, तो इसका मतलब जो u होगा हमारा, u जो होगा मतलब इमेज डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमारा कितना है? मान के चलो ये दिया हुआ है मेरा, हम लोग को पता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पता है। एंड जो इमेज डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1 मीटर। 1 मीटर इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग इसको बोल सकते हैं कितना? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम कितना बोल सकते हैं? 100 सेंटीमीटर डायरेक्टली बोल सकते हैं। ओके, तो हमें ये चीज पता है, हमें फोकल लेंथ निकालना है। बेसिकली फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, वो कितना होगा। अच्छा, थोड़ा साइन कन्वेंशन लगाते हैं। तो इन तरीके के डिफेक्ट्स में हम लोग को पता है, अगर इसका डायग्राम मैं बना देते हैं कि जब इन तरीके के डिफेक्ट्स होगा और जब हम लोग लेंस का करेक्शन मतलब इस्तेमाल करेंगे, तो बेसिकली जो हम लोग लेंस इस्तेमाल करेंगे ना, उससे होगा ये कि जैसे मान लो कि जो नजदीक में जो भी वो होगा ऑब्जेक्ट होगा, उससे जो रेज जाएंगी वो एक्चुअली में जाके उस सेकेंडरी जो आई में जो लेंस होगा उससे क्या बोलते हैं, मीट करेगा एंड देन फाइनली ये दोनों मिला के फोकस पे मतलब रेटिना पे वहां पे जाके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। बेसिकली कुछ ऐसा ही होने वाला है ना। अगर हम लोग मैं बना पाऊं तो बना देता है। देखो कुछ इस तरह से ये आई बॉल होगा और यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, दैट इज दिस इज L1 एंड L2। दिस इज आर्टिफिशियल लेंस एंड दिस इज नेचुरल लेंस ऑफ आवर आई बॉल। सो ये देख सकते हैं ये दूरी काफी ज्यादा कम है, ये दूरी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होता है। सो मतलब बहुत ज्यादा कम होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो लाइट रेज होती हैं वो इमेज का फॉर्मेशन तो वहां करती हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है वो इसी साइड पे बनता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज होता है वो इसी साइड पे बनता है। ठीक है, अगर ये इसको O मान देते हैं, O डैश इसी साइड पे बनेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है वहां पे। तो अगर साइन कन्वेंशन के अनुसार अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमें क्या दिख रहा है? U क्या होगा? बेसिकली U हमारा निगेटिव होगा। V क्या होगा? फाइनली हमारा वर्चुअल इमेज इधर ही बन रहा है, तो V भी मेरा निगेटिव ही होगा। समझ में आ रहा है? V भी हमारा निगेटिव भी होगा। तो हम लोग देख लेते हैं फोकल लेंथ किस तरह का हमको निकल रहा है। हमें लेंस फार्मूला पता है, 1/f is equal to 1/v minus 1/u। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, मतलब इतने शॉर्ट में मत बनाना, पूरा डिस्क्राइब करके लिखना कि यूजिंग लेंस फार्मूला व्हिच इज 1/f is equal to 1/v minus 1/u and applying sign convention rule which says that object distance will be in negative and image distance will be also negative in such cases। तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता था 25 सेंटीमीटर पे है, इमेज डिस्टेंस पता है कि हमारा 100 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग। 1/f is equal to 1/v कितना है? v हमको पता है 1 minus 100 minus u कितना है? -25 माइनस प्लस हो जाएगा। तो फोकल लेंथ जो हमारा यहाँ से हमें मिलने वाला है वो तुम्हारा प्रोड्यूस होगा कितना? ये तुम्हारा आ जाएगा लगभग 33.3 सेंटीमीटर। कितना? 33.3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में हम बताया था कि जो इसका फोकल लेंथ आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। देखो पॉजिटिव में ही आया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ आया। नेक्स्ट अगर हम लोग क्या बोलते हैं पावर की बात करें, हमें पावर निकालना होगा तो हमें पता है P इक्वल टू 1/f होता है। f क्या मीटर्स में डालते हैं, तो 33.33 को अगर मीटर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा?
33.33 को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड करो कितना, 0.33। तो 0.33 को यहाँ पे पुट कर देना है बस, बेसिकली 1/0.33। कितना आंसर आएगा, देखो पावर का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा लमसम 3 डायोप्टर। ठीक है, कितना, लमसम 3 डायोप्टर आ जाएगा, 3 डायोप्टर। देखो प्रीवियसली भी बताए थे कि जो अगर तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिक आई है तो तुम जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे तो उसका हमेशा जो पावर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो देखो प्लस में आ गया इसका पावर, पावर कितना है, +3 डायोप्टर। ठीक है, +3 डायोप्टर। डी क्या है, डायोप्टर। तो क्या तुम्हें यहां से नेचर ऑफ लेंस मिल गया और क्या तुम्हें यहां से पावर ऑफ लेंस मिल गया, दोनों के दोनों मिल गया। और इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया का कहानी हो गया खत्म। देखो हम लोगों ने अब तक क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने मायोपिया पढ़ा, हमने हाइपरमेट्रोपिया, अब बारी है प्रेस बायोपिया की। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से डिटेल में प्रेस बायोपिया को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर पूछ दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेस बायोपिया। ठीक है, देखो प्रेस बायोपिया क्या होता है, बेसिकली ये थोड़ा थोड़ा हाइपरमेट्रोपिया के जैसा ही होता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा हाइपरमेट्रोपिया के जैसा ही होता है कि जिसमें क्या होता है, नजदीक दृष्टि दोषी हो जाता है। देखो यहाँ पे लिख रहा है, उससे तुम लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, होता क्यों है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो ओशो में क्या हो रहा था कि क्या बोलता है, आईबॉल सिकुड़ जा रहा था या फिर आईबॉल एक्सपैंड कर जा रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेस विथ एजिंग। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं तो पावर ऑफ एकोमोडेशन पता है ना, हाँ, लेंस को एडजस्ट करने की क्षमता, ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, बड़ा छोटा करने की क्षमता जो है वो कम होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स डिफिकल्टी टू सी। ठीक है, डिफिकल्टी टू सी मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, देखने में थोड़ा दिक्कत देने लगता है। ठीक है, दिक्कत देने लगता है। किस तरह का दिक्कत भाई, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली। किस तरह का क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो है, नजदीक के जो ऑब्जेक्ट्स है उनको हम लोग अच्छी तरीके से कंफर्टेबली और डिस्टिंक्टली नहीं देख पाते। ठीक है, ये इस तरह का डिफेक्ट है, मतलब कुछ कुछ बोल सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया जैसा ये एक बीमारी है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, पहला ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। देखो अभी तुरंत बोल रहे थे, सिलियरी मसल, एजिंग की वजह से सिलियरी मसल क्या होता है, वीक हो जाते हैं। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। ठीक है, आई लेंस जो होता है उसका फ्लेक्सिबिलिटी भी कमजोर, जो बताता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, तो उसकी वजह से हमें नजदीक का देखने में दिक्कत होने लगता है। अच्छा सर, क्या ऐसा हो सकता है कि सर एक ही वक्त में मायोपिया भी हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाए? बोले कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा केस देखा जाता है। समटाइम्स people may suffer myopia and hypermetropia both। ठीक है, एक ही समय पे ये दोनों बीमारी से ग्रसित भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका भी इलाज है, क्या, requires bifocal lenses। जैसे मान लो कि मायोपिया था तो उसमें लोग क्या कर रहे थे, कॉनकेव लेंस यूज कर रहे थे। हाइपरमेट्रोपिया था तो वहां क्या कर रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हमें दोनों के दोनों बीमारी अगर साथ में हो जा रहा है तो हम लोग बाइफोकल लेंसेज का उपयोग कर रहे हैं। किसका, बाइफोकल लेंसेज का यूज करते हैं। ये क्या होता है, इट कंसिस्ट
इट कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों लेंस का मिश्रण होगा। जो लोअर पार्ट होगा चश्मा का, उस लेंस का, वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कहाँ किस लिए उपयोग होता है? हाइपरमेट्रोपिया के लिए, नजदीक देखने के लिए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फॉर नियर विजन। और क्या बोलते हैं, अपर पार्ट के लिए, मतलब सॉरी, अपर पार्ट में जो होगा वो क्या होगा? अपर पार्ट में जो होगा वो होगा तुम्हारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको किस लिए उपयोग करते हैं? फॉर डिस्टेंट विजन, दूर का देखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम ड्राइंग थोड़ा सा बना पाए तो हम जरूर बनाएंगे। जैसे मान लो कि एक ये चश्मा है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह से मान लो कि इसको चश्मा हम कंसिडर करते हैं। ये क्या है? चश्मा। अरे वाह, इतना खूबसूरत चश्मा बन गया, उम्मीद तो नहीं किए थे इतना। ठीक है, ये मान लो चश्मा। अरे बाबा, कितना खूबसूरत बन गया, कुछ हद से ज्यादा ही खूबसूरत बन गया, इतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये है चश्मा, पूरा एकदम मस्त रेबन का चश्मा है। तो इनके लेंसेज को अगर तुम गौर से देखोगे, तो ये नीचे में ना इस तरह से कर्व्ड थोड़ा बना होता है, ऐसे समझिए, इस तरह से कर्व्ड बना होता है। अपर पार्ट जो होता है, ये जो अपर पार्ट है, ठीक है, ये जो अपर पार्ट है लेंस का, अपर पार्ट, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये जो अपर पार्ट हो रहा है, ठीक है, ये अपर पार्ट, ये जो अपर पार्ट है ना, इसको अपर पार्ट बोल रहे हैं, और इसको हम लोग बोल रहे हैं लोअर पार्ट। ठीक है, तो अपर पार्ट जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? किसका? कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस यहां पे होता है। क्या होता है? कॉनकेव लेंस। और यहां पे क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कई लोगों को तुम देखे होगे कि इन तरीके के बाइफोकल लेंसेज को, इन तरह के लेंसेज को क्या बोलते हैं? बाइफोकल लेंसेज। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि इन तरह के लेंसेज को यूज करते हैं, तो वो लोग जब नजदीक का उन लोगों को जैसे पढ़ना होता है ना, जैसे मान लो दूर देख रहे हैं तो दूर तो ठीक देख रहे हैं, अगर यहाँ पे नजदीक अगर कुछ चीज पढ़ना है तो ऐसे करके थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा नीचे करके ऐसे पढ़ेंगे, समझ रहे? ऐसे थोड़ा नीचे करके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग इस वाले एरिया से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। जब नजदीक का देखना होता है तो नीचे वाले एरिया से देखने की कोशिश करते हैं, और जब दूर का देखना होता है तो ऊपर वाले एरिया से देखने का कोशिश करते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट various defects of the eye, which consist several defects like myopia and its correction using using convex lens, and then hypermetropia using concave lens, and then we have discussed about presbyopia, in which we told that it is quite similar to hypermetropia, and the defects can be treated using several lenses as well as several surgeries. And then after we talked about a person may suffer with both myopia and hypermetropia. Do not panic, we can use bifocal lenses instead, because we have to tackle both of the problem, which is to see near vision, to see near objects as well as to see distant objects. So for near object, for near vision, we use convex lenses at the lower part of the lens, and for distance vision we use concave lens at the upper part of the lens. So in this way we can wrap up our today's class. हम लोग अगले क्लास में ये बात करेंगे कि जो हमारा कलरफुल वर्ल्ड है, ये कलरफुल वर्ल्ड जो है वो किस तरह से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। उन सारे क्वेश्चंस जो हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे, कुछ तो तुम्हें प्रॉब्लम पता चल गया होगा कि लेंसेज किस तरह से वर्क करते हैं, आई किस तरह से वर्क करता है, वो सारी चीजों को अब तक तुमको आइडिया लग गया होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो और बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सन किस तरह से सेट करता है, मतलब सनसेट के समय रेडनेस क्यों है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ट्विंकलिंग क्यों होता है स्टार्स का, ठीक है, ये सब जितना भी क्वेश्चंस है उन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, जहां पे हम लोग कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट चीज को कंप्लीट कर लिए, दैट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से रिलेटेड सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग कलरफुल वर्ल्ड पे कूदेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।